हेलो स्टूडेंट जैसे कि पेपर स्टार्ट है सारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर कल से स्टार्ट है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए, राजन सीरीज़ का सॉल्व अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए कि करके सॉल्व कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम बता रहा है, तो पूछ रहा है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, ये भी जानकारी आपको होगी कि कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, लैन, वैन, मैन। ठीक है। डिजिटल सैमपट क्या है? तो डिजिटल सैमपट एक ऐसा सैमपट है जिसमें कंप्यूटर की विशेषता होती है और इसे कंप्यूटर के टच स्क्रीन की तरह ही तथा साधारण ब्लैक बोर्ड दोनों तरीके से यूज़ में लाया जा सकता है। ठीक है। ई पुस्तकालय किसे कहते हैं? तो ई पुस्तकालय क्या है? एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आप अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर सिस्टम पे क्या कर सकते हैं? ई पुस्तकालय मतलब ई लाइब्रेरी को आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं। और इसके लिए आपको अब क्या होना चाहिए? आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए या सिस्टम होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें पुस्तकों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है तथा यूज़र अपने कंप्यूटर पे ही समस्त सामग्री का अवलोकन कर सकता है। ठीक है। अब देखिए नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया? तो देखिए दोस्तों, शिक्षण मशीन का प्रयोग सबसे पहले सिडनी प्रीसी नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 2 लाभ। तो सबसे पहले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है कि इससे हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट शिक्षण कार्य कर सकते हैं या कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और दूसरा कि जो बच्चा दूर भी बैठा हुआ है वो दूर बैठे ही इन साधनों के द्वारा उपयुक्त शिक्षा सामग्री प्राप्त कर सकता है। ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण बताइए। तो देखिए दृश्य सामग्री से आप जानते होंगे कि हमारी कितनी सहायक सामग्री है। मुख्य रूप से 3 है ना, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य, है ना। यहाँ पे दृश्य पूछ रहा है तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे? जो देखने वाले हैं, पोस्टर, मॉडल, पेपर, स्लाइड, चार्ट, है ना। ये सारे आपके दृश्य सामग्री में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या मतलब है? तो इस प्रकार की प्रस्तुति से हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को सरलता से समझ सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बुक से आप क्या समझते हैं? 2019 का ये भी क्वेश्चन है। तो जैसे ई लाइब्रेरी हमने पढ़ा था ना, वैसे ही ई बुक होता है। ठीक है। इसके लिए भी हमें क्या करते हैं? इसके लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है और डिजिटल माध्यम से हम ई बुक्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपके क्या होने चाहिए? मोबाइल फ़ोन होने चाहिए आपके, या फिर कंप्यूटर सिस्टम होने चाहिए इसके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। तो अभी हमने देखा था दोस्तों कि दृश्य सामग्री अभी देखा था ना, यहाँ पे श्रव्य सामग्री से क्या तात्पर्य है? सुनने से, मतलब रेडियो, टेप रिकॉर्डर या स्पीकर वगैरह से हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। सुन करके कोई विषय वस्तु को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य सामग्री कौन कौन सी है? दृश्य श्रव्य सामग्री देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री से क्या तात्पर्य है? तो जैसे हमने बताया था कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण से दृश्य श्रव्य सामग्री की बात आ जाएगी, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो उसमें आपके क्या आ जाते हैं? टेलीविज़न, कंप्यूटर सिस्टम, है ना, मोबाइल, ये सारे आपके दृश्य श्रव्य सामग्री में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो देखिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या ज़रूरत है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं? घर बैठ के ही कई लोगों के साथ एक ही टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब मोबाइल होना चाहिए आपके पास या कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए उसके, और साथ में साथ आपके कंप्यूटर में आपके नेटवर्क भी होने चाहिए। ठीक है। अगर आप टेली कॉन्फ्रेंस करते हो तो उसके लिए आपको कॉलिंग की सुविधा ये प्रोवाइड करता है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो ये आपको वीडियो की सुविधा, वीडियो और ऑडियो दोनों की सुविधा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो के लिए तो हमें नेट की ज़रूरत होती है, लेकिन टेली के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम नेट का यूज़ करें। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो सिडनी एल प्रेसी ने इसे सर्वप्रथम विकसित किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि शिक्षा में उपयोगी किन्हीं चार माध्यमों के नाम बताइए। तो इसमें 4 माध्यमों में आपके क्या आ जाएंगे? रेडियो, टेलीविज़न, माइक्रोस्कोप, टेप रिकॉर्डर। जिस भी माध्यम से हम शिक्षण कार्य करते हैं वो सारे क्या है? शिक्षण उपयोगी माध्यम है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है? तो यह कथन टीपी ननन का है। खेल कुछ मूल, यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि खेल कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपका कौन सा क्वेश्चन है ये बता दें हम आपको। तो कह रहा है कि 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे। तो देखिए इसमें 16वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि खेल कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है। तो खेल कुछ मूल जन्य क्रियाओं की ये कथन किसका था? तो यह कथन थॉमसन का था। अब देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है कि उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था। तो देखिए इसमें लूमस्टेन, ग्लेसर आदि विद्वान 20वीं सदी में शिक्षा के लिए यंत्रीकरण में योगदान प्रोवाइड किया था। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो NCERT ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए जिसका संस्थान मेरठ और बड़ोदा में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां है कि किसका कथन है? शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। तो यह क्वेश्चन रॉबर्ट M गेने जी का है। ठीक है, फिर देखिए कथन आ गया, शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये भी कहना है शिव के मित्रा जी का। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंसिंग से क्या समझते हैं? तो मैंने बताया ना आपको कि कॉन्फ्रेंसिंग से क्या समझते हैं दोस्तों। कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि कॉन्फ्रेंसिंग 2 प्रकार की होती है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पे सीधे कॉन्फ्रेंसिंग पूछ रहा है। तो एक चीज़ तो जानिए कि कॉन्फ्रेंसिंग के लिए चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, दोनों के लिए दो या दो से अधिक लोगों की सदस्यता होनी जरूरी है। ठीक है, और कोई विषय वस्तु के द्वारा कोई टॉपिक होना चाहिए विचार विमर्श करने के लिए। और कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा के इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या हमें लाभ होता है या इसके उद्देश्य का क्या कारण है? इसका उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना ही इस कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है? तो संचार प्रौद्योगिकी जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। मौखिक अभिव्यक्ति, जिससे हम मौखिक रूप से बोलते हैं। मुद्रित, जो हम मुद्रा के माध्यम से, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि के माध्यम से संचार प्रौद्योगिकी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है? तो संचार प्रौद्योगिकी सूचनाओं को क्या करता है? तीव्र गति से और एकत्र करके प्रस्तुत करने में सहायता करता है और उसकी व्यवस्थापन करने में भी, और साथ ही साथ संचरण तथा प्रसारण करने की वाली तकनीकी ही संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। अब देखिए 24वां क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य रूप से 2 साधन हैं, लाउड स्पीकर और मोबाइल। ठीक है, जिससे हम मौखिक मतलब बोल चाल की भाषा में कहें तो ठीक है, हम बातों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। ठीक, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये बच्चा भी जानता है एक छोटा सा कि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? 1822 में किया था। कहाँ किया था? ब्रिटेन में किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार किसे कहते हैं या संचार से आप क्या समझते हैं? ये देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो संचार से मतलब क्या है कि संचार से तात्पर्य अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन आदि माध्यमों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। ठीक है,
मतलब हम अपने अभिव्यक्ति को संचार के माध्यम से क्या करते हैं, संचार का कोई भी माध्यम हो सकता है, दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक, अब देखिए 27वां क्वेश्चन क्या है। 27 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27वां क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुबोधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों अनुबोधन किसे कहते हैं, तो ये जो है अनुबोधन छात्रों के किसी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि कोई छात्र है, वो किसी टॉपिक को पढ़ करके अगर मान लीजिए शुद्ध उत्तर देने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में छात्र से सही उत्तर निकलवाने के लिए हम उद्दीपकों का सहारा लेते हैं, और इसी सहारे को ही हम क्या कहते हैं, अनुबोधन कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि अनुक्रिया किसे कहते हैं। तो यही चीज़ें, अनुक्रिया, क्रिया मतलब आप समझ सकते होंगे। तो जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है, उसे ही अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए सीडी का पूरा नाम, तो सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, ये तो रटा रटाया होना चाहिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी। ठीक। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। प्रौद्योगिकी वाला जो क्वेश्चन है वो 2018 में आया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको आप समझेंगे। तो प्रौद्योगिकी से क्या समझते हैं, तो देखिए प्रौद्योगिकी क्या है, तो प्रौद्योगिकी विज्ञान की व्यवहारिक एवं प्रायोगिक विधि है। मतलब प्रौद्योगिकी क्या है, विज्ञान का एक मतलब कि विज्ञान और तकनीकी का क्या है, एक सम्मिश्रण है। ठीक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं बहुत ही आसानी से, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब देखिए सर्वर का क्या अर्थ है, 2019 और 23 दोनों ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सर्वर क्या है, सर्वर सेवकों का नेटवर्क है। ठीक है, जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। मतलब सर्वर क्या करता है, जो यूज़र होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, और जो भी सुविधाएं होती हैं उसको भेजने, मतलब रिसीव करने और सेंड करने में ये सर्वर हमारे लिए यूज़फुल होता है, सहायता करता है। ठीक। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है, तो फुल ड्यूप्लेक्स मोड से आशय सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्त, मतलब कि जो रिसीवर है प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता जो सेंडर है के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स क्या करता है, सूचना के आदान प्रदान करने में सेंडर और रिसीवर के बीच में वार्तालाप करने में, सूचना का आदान प्रदान करने में सहायता करता है। ठीक। सर्च इंजन क्या है, तो ये भी देखिए 2 बार पूछा गया 18 और 19 में। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोजकर डाटा हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS का पूरा नाम। तो DBMS का पूरा नाम क्या होगा, DBMS का D फॉर डाटाबेस, B फॉर बेस डाटा, B फॉर बेस, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है। अब देखिए हैकर्स क्या हैं, तो हैकर्स क्या करते हैं भाई, हमारे सिस्टम को वो हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है हैकर होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से, कि जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने वश में कर लेता है। जैसे देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि आप जाते हैं साइबर कैफ़े पे या कहीं पे भी सिस्टम पे बैठते हैं, लेकिन आप चलाते तो हैं लेकिन आपका माउस काम नहीं करता है। मीन्स कि वो हैकर ने आपके सिस्टम को हैक कर लिया, अपने वश में कर लिया है। ठीक है, और वो से क्या कर देता है कंप्यूटर, और वो आपकी सिक्योरिटी की घेरे को तोड़ देता है। मतलब आपकी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रख पाता है हैकर। मतलब आपकी सिक्योरिटी, आपके आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो उस पर उसकी पूरी नज़र रहती है, और वो चाहे उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है आपके डाटा के साथ। ठीक। अब आइए कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है ना, कर दी है कि नहीं, आसान कर दिया है बिल्कुल।
और इससे क्या है कि कई सारे लोग, मतलब कि जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा करते थे, अब क्या करते हैं 10 या 5 व्यक्ति ही उसके लिए उस काम को एक दिन में समाप्त कर देते हैं। वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से ही घंटों भर का काम 1 घंटे में कर लेता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के कोई 2 गुण बताइए। तो सूचना कैसी होनी चाहिए भाई? सूचना सबसे पहले तो विश्वसनीय होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए कि सूचना में पूर्णता होनी चाहिए, ठीक है, अधूरी सूचना ना होनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ? तो 1995 में हुआ, ठीक है। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हो सकते हैं भाई जिसके माध्यम से हम इंटरनेट चलाते हैं? तो सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, मॉडेम नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क,